किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कई बार इत्र नहीं महका करते, शख्सियत भी महका देती है। और ऐसी एक शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। माय एफएम पर हम गपशप विद कार्तिक में स्वागत करना चाहते हैं नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी सर का, जिनसे मिलकर के एक बार फिर से गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। प्रणाम है सर आपको। बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आपकी ऑटोबायोग्राफी दिया सलाई, जिसमें आपने अपनी लाइफ की कहानी को साझा किया है। तो यही नाम क्यों रखा गया, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। दिया सलाई मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा रही है। उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये कि मेरे घर में, विदिशा में जहाँ मैं पैदा हुआ पला बड़ा, वहाँ बिजली नहीं थी मेरे घर में, और आसपास के मोहल्ले में भी नहीं थी। हम एक साधारण परिवार में जन्मे थे। तो हर रात को हमको एक दिया सलाई की तीली जलाकर, लालटेन जलाते थे हम, या डिबरी या चिमनी जिसे कहते थे, उसको रोशन करते थे और उसी के उजाले में बैठ के पढ़ा करते थे। तो मुझे लगा कि इतनी छोटी सी दिखने वाली लकड़ी की जो एक तीली है, थोड़ा सा रोगन लगा हुआ, इसके अंदर अनंत संभावनाएं छुपी हुई हैं। लेकिन इसकी विशेषता यह है कि ये बिना किसी अपेक्षा के या अपने आप को प्रसिद्ध करने के एक मोमबत्ती या दिए को जलाती है, जिसमें खुद का बलिदान कर देती है, और कुछ क्षणों के बाद ही वो संसार से गायब हो जाती है। लेकिन एक दो मोमबत्तियां जला देती है, दिए जला देती है। और वो मोमबत्तियां, अनेकों मोमबत्तियां और दिए जला सकती हैं। तो एक दिया सलाई की तीली छोटी सी, वो पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है, क्योंकि वो फिर मल्टीप्लाई हो जाता है, फैल जाता है, तो उजाले को फैला सकती है। तो ये बड़ी प्रेरणा की जगह है। और मुझे लगता है कि हम सभी एक दिया सलाई की तरह हैं। कभी कोई हमारा इस्तेमाल करता है, कभी हम सील के वहीं दब के मर जाते हैं, घुट जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और कभी हम अपने आप को पहचान लेते हैं, तो फिर हम ठीक तरीके से दुनिया को रोशन कर सकते हैं। क्या बात है। अगर मैं बात करूं तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किसी भी हस्ती की मूल रूप से हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाली ये पहली आत्मकथा है, दिया सलाई जिसका नाम है, जिसे राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। और अगर कैलाश सत्यार्थी साहब के जीवन की बात करें तो पूरा जीवन इन्होंने समर्पित किया है दुनिया भर के बच्चों के कल्याण के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से। उसके बाद कितना जीवन बदला है, क्योंकि आपको जानने वाले तो कहते हैं कि कुछ भी नहीं बदला है, वही सुबह आज भी है। नहीं, थोड़ा बदला है। अच्छा, बदला है। जैसे कि पहले मैं अपने संगठन के अपने पैसे से अपने आंदोलन को फैलाने के लिए विदेशों में जाता था। पहले भी मैं कोई 100-150 देशों में काम करता था। तो कहीं बीच में 2-3-4 कुर्सियों के बीच में एक जो कुर्सी सीट मिलती थी हवाई जहाज के अंदर, तो फंसे हुए बैठे हुए 12-12, 14-14 घंटे वहीं सोते सोते चले जाते थे। लेकिन अब बुलाने वाले अलग हैं। सरकारें बुलाती हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उसकी उनकी सरकारें, या यूनाइटेड नेशंस की, और लोग बुलाते हैं तो बढ़िया सोने की जगह मिलती है। पूरे जीवन में मैं कभी हवाई जहाज में बैठ के पहले कभी नहीं सोया कि अपना बिस्तर सा बिछा के सो गए फर्स्ट क्लास में या बिजनेस क्लास में। तो ये तो बदला है। बाकी तो और कुछ नहीं बदला। मेरा रहन सहन, घर परिवार, पत्नी भी मेरी वही है, बच्चे भी वही हैं। कई नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने नई शादियां कर ली, लेकिन मैंने नहीं किया। तो लेकिन ये तय है कि मैंने ये फैसला किया। मुझे कहा गया कि अगर आपको, अब जब आपको नोबेल शांति पुरस्कार मिल गया, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार जिसे कहते हैं जी, तो अब आपको थोड़ा एक्सक्लूसिव होना पड़ेगा। एक्सक्लूसिविटी ही आपकी पावर है। सारा स्टारडम, सारी सेलिब्रिटीडम, ये इसी में है कि आप ज़्यादा लोगों से मत मिलिए, ज़्यादा बातचीत मत करिए, ज़्यादा अपीयर नहीं होइए, फोटो मत खिंचवाइए। मैं भी उल्टा था, भारतीय था। अब अभी भारतीय हूँ। मैंने कहा कि मैं इस चीज़ को बदल दूंगा, और इसको एकदम मैं ये जो बना गया है ना, एक ग्लोरी सी बना के रखते हैं, बड़ा आडंबर सा रखते हैं स्टारडम के नाम पे। अब नोबेल शांति पुरस्कार
विजेता से बड़ा स्टार तो लोग कई जगह मानते भी नहीं किसी को। तो वहाँ मैंने कहा कि मैं एकदम साधारण जीवन जीऊँगा, लोगों के बीच में मिलूंगा जुलूंगा, फोटो खींच लो, सेल्फी खींच लो, बात कर लो, तैयार रहता हूँ। बिल्कुल सहज मुस्कान के साथ और सहज भाव के साथ आप सबसे मिलते हैं और मिलने वाले को ये महसूस नहीं होने देते कि इतने बड़े पुरस्कार से, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, नोबेल शांति पुरस्कार, उससे आप सम्मानित हैं। उसी अवार्ड सेरेमनी की बात करते हैं। एक किस्सा है कि ड्रेस को लेकर के कुछ किस्सा है कि राकेश जी जो है आपको ब्रांडेड ड्रेस दिलवाने के लिए गए थे। क्या हुआ था एग्जैक्टली, मतलब क्या पहना जाए सोचा होगा आपने तो? अरे भाई, मैं एक तो खादी के कपड़े पहनता हूँ। हाँ। गांधी जी का प्रभाव कह सकते हैं ऐसे, नेता वाला नहीं। नेता वाला बड़ा शर्म आती थी कि अगर आप खादी के सफेद कपड़े पहने हो तो लोग नेता समझ बैठते थे। अब कम से कम नहीं समझते हैं, अच्छी बात। तो हमारे मित्रों ने कहा, राकेश वगैरह ने, कि कम से कम एक जैकेट बढ़िया सी ब्रांड की खरीद ली जाए। तो मेरे कपड़े सामान्य तौर पे जो हमारे आश्रम के बच्चों को सिखाता है वो दर्जी, वो कपड़े सिलता है। मेरे ये कपड़े भी पहने हुए तो उसी के हाथ के बनाए हुए हैं, जो भी दर्जी होता है बना देता है। लेकिन जैकेट जो है वो नहीं बना पाता। तो जा रहे थे हम ओस्लो में, जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, तो उन्होंने कहा कि एक बढ़िया ब्रांडेड सी जैकेट खरीद ली जाए। तो मैंने कहा यार ट्राई करते हैं, चलो। और मैं कभी खरीदी नहीं, मैंने जैकेट या कपड़े, तो मुझे अनुभव भी नहीं था। तो वो खान मार्केट में एक जगह ले गए मुझे, और उसे तरह तरह की जैकेटें लगी हुई थी। तो मैंने वो देखी, इस तरह की एक जैकेट, धीरे से मैंने पीछे से देखा तो 8,000 रुपए की जैकेट, कोई 12,000 रुपए की जैकेट। मेरे तो बाप दादे ने ऐसे कपड़े नहीं खरीदे कभी। 25,000, 50,000, 2 लाख तक की जैकेट। मैं जितना आगे बढ़ता मैं सोचता था कि कुछ कम हो जाएगा, कम होने के बजाय वो बढ़ रहे थे। और मैं भाग आया नीचे। अब राकेश मेरे पीछे, मेरी पत्नी सुमेधा जी मेरे पीछे पीछे भागी। भाई जो पसंद आए कोई कर लो, तुम पैसे नहीं दे रहे, चलो हम दे रहे हैं। अरे भाई पैसे कोई दे, मैं जैकेट वही पहनूंगा जो मैं पहनता आया हूँ, पुरानी सी जैकेट पहनता हूँ। तो वही पहनी आप? हाँ वही पहनी। क्या बात है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैं कार्तिक विद्यार्थी, आपके सत्यार्थी बनने की कहानी जानना चाहता हूँ। मैंने कहा था आपसे ये बात उस समय भी, विद्यार्थी और सत्यार्थी जब पहली बार हम लोग मिले, दिल्ली में एक इंटरव्यू किए थे आप, राइट? तो हाँ, तब मैंने कहा था आपसे कि भाई मैं भी आरजे बन सकता था। मुझे बड़ी ईर्ष्या हो रही है कि इतना बढ़िया आप लोगों को प्रभावित करते हो अपनी वाणी से, अपने तरीके से। तो ये नाम के पीछे की अगर आप कोई कहानी बताना चाहें, नाम कैसे, नाम में आपने सत्यार्थी? देखिए, मेरा परिवार ब्राह्मण परिवार है, और मैंने बचपन में देखा कि मेरे मोहल्ले में, रिश्तेदारी में सब लोग छुआछूत मानते थे। हमारा घर साधारण घर था जिसमें खुला पैखाना था। तो जो आजकल दलित कहते हैं जिन्हें, वो मेहतरानियाँ उन्हें कहा जाता था, हरिजन या मेहतरानियाँ। तो मेहतरानियाँ सुबह आती थीं, पैखाने की सफाई करती थीं, और टोकरी में वो सारा का सारा गंद लेके कहीं फेंकने जाती थीं। और मैं देखता था कि बूढ़ी माएँ, औरतें, कई बार आदमी भी, तो वो टोकरी में से उनका वो लैट्रिन निकलती रहती थी और वो साफ़ करती थी, फिर जाती थी। मुझे बहुत बहुत कष्ट होता था। तो मुझे लगा ये छुआछूत और इस तरह के काम बंद होने चाहिए। फिर 15 साल की उम्र में जब देश गांधी जी की जन्म शताब्दी मना रहा था 1969 में, तो मैंने नेताओं के भाषण सुने। बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे कि खत्म कर देनी चाहिए इस बुराई को, हम आगे बढ़ेंगे, गांधी जी ने ये संदेश दिया। तो मुझे कई बार तो लगा कि मुझे भी नेता ही बन जाना चाहिए इन्हीं की तरह, क्योंकि मेरे परिवार से तो ये अच्छे हैं कि कम से कम छुआछूत नहीं मानते। तो इसी में प्रेरित होकर मैंने कुछ माताओं से हाथ जोड़ के कहा कि आप खाना बनाइए, और नेताओं के घर जाके मैंने और मेरे दोस्तों ने उन्हें आमंत्रित किया कि मेहतरानी माएँ खाना बनाएंगी और आप खाइए। तो अगर आप उस खाने को खाओगे सबके सामने, एक सार्वजनिक स्तर पर, तो पूरे विदिशा में ये खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी बुराई। खैर किसी तरह वो खाना बना, खिचड़ी बनी गांधी जी के एक मूर्ति के नीचे। 7, 8, 9, 9:30 बजे तक कोई व्यक्ति नहीं आया, कोई प्रतिष्ठित या कोई नेता नहीं आया, क्योंकि सभी ऊंची जाति के थे। सब ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन किसी ऊंची जाति के रहे होंगे, तभी नेता बनते थे उस समय। तो बहुत दुख हुआ। किसी तरह खाना खाया हमने। जब घर आए तो हमारे बिरादरी के रिश्तेदार लोग वहाँ पर तैयार थे, जमा थे, और मेरे परिवार को धमकी दे रहे थे कि इनको सबको आप
हम लोग निकाल देंगे, जाति से बाहर कर देंगे, बहिष्कृत करेंगे। तो मुझे और गुस्सा आया जब मैं वहाँ पहुँचा तो आर्ग्यूमेंट ये सब चल रहे थे। तो मैंने कहा यार इनका क्या दोष है, दोष तो मेरा भी नहीं है, मैं तो अपने आप को दोषी नहीं मानता। उन्होंने कहा इस लड़के को अब ले जाओ, इसी का दोष है, तो इसको प्रयागराज में, हरिद्वार में कहीं ले जाके स्नान कराओ, शुद्धि करा के लाओ। मैं और नाराज हो गया। तो खैर अंत में ये फैसला हुआ कि इसी लड़के को जाति से निकाल दिया जाए। तो मुझे एक कमरे में, एक घर, बहुत छोटा सा घर था तब भी, एक ऐसा कमरा था छोटा सा जिसमें एक चारपाई मुश्किल से आती थी, उसका दरवाज़ा बाहर खुलता था। तो उस कमरे में मेरा इंतज़ाम कर दिया गया, मेरा खाना, मेरा पानी वगैरह वहाँ रख दिया गया। तो वो तो बहुत कष्टप्रद जीवन था, क्योंकि ना तो उन ब्राह्मण परिवारों में मैं ब्राह्मण रह गया, ना वो अपना दलितों के बीच में या अछूतों के बीच में अछूत बन पाया। और घर में अंदर मैं हमेशा अपनी माँ के साथ बैठ के खाना खाता था, क्योंकि वो छोटे से घर में जहाँ रसोई थी उसी के पास खाना लग जाता था गरम गरम। तो मेरी भाभियाँ बनाती थी, माँ खिलाती, माँ के साथ हम खाते थे। वो सब बंद हो गया। लेकिन उसने मुझे बहुत शक्ति दी भीतर से कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पर खड़े हैं तो मुश्किल तो आएंगी, त्याग तो करना पड़ेगा, लेकिन संकल्प शक्ति बढ़ती चली गई। फिर पहले ही दिन मैंने सोच लिया कि इसमें जाति सूचक जो मेरा नाम है शर्मा, उसको हटाया जाए, और नए नाम की खोज शुरू कर दी मैंने। और अंत में फिर सत्यार्थी नाम अपने आप को दे दिया उपनाम। तो फिर कोई जान भी नहीं पाया। अभी जब तक नोबेल प्राइज नहीं मिला था, कोई जानता भी नहीं था कि मेरे परिवार का क्या बैकग्राउंड है। अच्छा। लोगों ने खोज निकाला घर पे जाके कि ये कहानी है, नहीं तो मैं सत्यार्थी नाम से चला जा रहा था। क्या बात, सत्य के अर्थ की खोज में आप निकल पड़े। मैं आपसे अब जानना चाहता हूँ, एक आपकी किताब और है जिसका शीर्षक में ये बात है, तुम जल्दी क्यों नहीं आए, तुम पहले क्यों नहीं आए। और वो बच्चा जब आपसे कहता है, आपके कानों में आवाज़ गूंजती रहती है। आपने इतने सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस किए, इतने सारे बच्चों को बचाया, कुछ बताना चाहेंगे आप उसके बारे में? ये एक राजस्थान की ही बच्ची की कहानी है, जिसके दादा दादी वगैरह को पहला फुसला के जोधपुर के पास के किसी गांव से हरियाणा के भिवानी के इलाके में ले गए, और वहाँ उनको बंधुआ बना के रखा कई साल तक। तो उनके बच्चे पैदा हुए, बड़े हो गए, उनकी शादियां करा दी, तो तीसरी जनरेशन, तीसरी पीढ़ी वहीं पैदा हो गई। तो उन बच्चों को, माँ बाप को जब मैं छुड़ा के लाया, तो उसमें एक 8 साल की बच्ची थी, उसका नाम देवली है। तो मैं गाड़ी चला रहा था, क्योंकि बहुत खतरनाक ऑपरेशन होते हैं ये, हमारे ऊपर कई हमले हुए जरा सी चूक में। तो सब बच्चे एकदम शॉक में चुपचाप बैठे थे। तो मैं उनको थोड़ा हंसाने के लिए या बताने के लिए मैंने कहा, पीछे कुछ केले पड़े हैं, वो केले उठा के खाओ बेटा। रात के हमारे बचे हुए केले थे। तो कोई केला नहीं पहचानता था, तो मैंने जब बताया कि हरे पीले से गुच्छा है, ये उठा के दे दो आगे, तो बच्चे बातें करने लगे कि ये तो प्याज भी नहीं है, ये तो आलू भी नहीं है, ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, ऐसा प्याज तो हमने कभी नहीं देखा। तो मैंने उनको कहा कि खाओ, किसी तरह समझाया उन्हें, और मैं तेज चला रहा था गाड़ी। फिर मैंने देखा कि कुछ बच्चे खा खा के तो उसे थूक रहे हैं, क्योंकि वो केले के छिलके के साथ खा रहे थे, छिलके के साथ। और कुछ जबरदस्ती ठूस रहे हैं मेरी बात मान के। तो मुझे बहुत कष्ट हुआ, मुझे लगा कि कितना बेवकूफ़ हूँ मैं, और मुझे लगा कि ये केले को छील के खाने में सभ्यता का या अनुभव का जो विकास हुआ है, वो तो शायद सैकड़ों सालों का फर्क है, जैसे मध्यकालीन गुलामी और आज का हमारा सभ्य समाज, तथाकथित सभ्य समाज। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कार्तिक जी, कि उसी लड़की ने अचानक मेरे कंधे पर हाथ मार के कहा, कोरे तू पहले कौन ही आयो। तो वो इसलिए नहीं कि केला खाने की वजह से कहा। उस लड़की ने अपनी माँ के ऊपर होने वाला बलात्कार देखा, और जिसको बचाने के लिए उसके पिता ने कोशिश की, तो उसको बीड़ी से दाग दिया गया था, और उसके भाई की मृत्यु भी हुई बिना दवाई। तो देवली का मानवता में, दुनिया में जो विश्वास जागा, शायद मेरे माध्यम से जागा। शायद परमात्मा ने मुझे ये मौका दिया, जरिया बनाया। और देखिए कि
उसका गुस्सा, उसका दर्द, सदियों का दर्द जिसे कहते हैं, उस लड़की का नहीं था वो उसके मुंह से निकला, तू पहले क्यों नहीं आया? व्हाट स्टॉप्स अस? क्या रोकता है हमें? हम क्यों नहीं इन बच्चों को गले लगाते, उनको इज्जत देते, प्यार देते, आज़ादी देते, पढ़ाई देते? क्यों नहीं कर पाते हम? हमारे पास तो सब संसाधन है दुनिया के पास। तो ये कहानी उस लड़की की कहानी है, बहुत गहरे से वो मुझे छूती रही, क्योंकि उसका ये सवाल मेरे लिए नहीं था, वो तो सबके लिए था जो ईश्वर में भरोसा करते हैं, संविधान में भरोसा करते हैं। आप क्यों नहीं आए? कंपैशन की बात अभी आपने की सर, कि करुणा का भाव जो है वो लोगों के मन में जगाना होगा, क्योंकि करुणा के भाव से हम कहीं ना कहीं दूर हो गए। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके हिसाब से अगर हम अपने देश की अब बात करते हैं, भारत के बच्चों के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या उनका सोल्यूशन है? भाई देखिए, जिस 1 घंटे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मैं हूँ यहाँ पर, चाय भी पीऊँगा आपके साथ अभी, तो लगभग 1 घंटा हो जाएगा। उस 1 घंटे में कम से कम 5 बच्चों के साथ यौन शोषण या बलात्कार हो चुका होगा इस 1 घंटे के अंदर। इसी 1 घंटे में 8 बच्चे चुराए जा चुके होंगे, मिसिंग चिल्ड्रन। सरकार के आंकड़े हैं ये तो ये जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके आंकड़े हैं। सच्चाई इससे भी ज़्यादा बुरी है, क्योंकि डर के मारे, ग्लानी के मारे, शर्म के मारे लोग बताते नहीं, रिपोर्ट नहीं करते, बच्चे भी नहीं बताते, और बच्चे के माँ बाप भी छुपा लेते हैं, क्योंकि बलात्कारी कई बार उनका फूफा है, चाचा है, नाना है, दादा है, मामा है, इस तरह के लोग हैं, पड़ोसी है, पिता का दोस्त है। तो ये एक बुराई। लेकिन शिक्षा, अच्छी पढ़ाई सबको मिले। अच्छी पढ़ाई का अर्थ ये नहीं है कि प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता करते करते दूसरों को पीछे धका के खुद आगे बढ़ने वाली पढ़ाई। अभी सारी दुनिया की पढ़ाई का ये संस्कार है। ये संस्कार है कि आप दूसरे को पीछे धकाइए ताकि आगे बढ़ जाओ, आपको ज़्यादा नंबर मिल जाए। घर में अगर बहन और भाई सगे अगर IAS की परीक्षा दे रहे हैं, तो अगर उसे कहीं से पता लग जाए उनमें से किसी एक को कि ये क्वेश्चन आने की संभावना है, तो वो अपने भाई या बहन से शेयर नहीं करेगा, क्योंकि बिल्कुल गला काट प्रतियोगिता की जिंदगी हम जी रहे हैं, और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है दुर्भाग्य से। पूरा समाज लगता है जैसे कायनात ही इसके पीछे पड़ी है कि हर बच्चा बचपन से सीखे कि दूसरों को धक्का देके आगे कैसे बढ़ेगा। तो एक तो ये बड़ी समस्या पढ़ाई में नहीं होनी चाहिए। शिक्षा आपको साथ चलने के लिए प्रेरित करे। हमारे यहाँ वेद का मंत्र है, बहुत मंत्र हैं, लेकिन संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, हम साथ चलना सीखें। मैं कई बार कहता हूँ दुनिया से, संयुक्त राष्ट्र संघ की कई समितियों में हूँ मैं वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने मुझे बना रखा था, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, सतत विकास लक्ष्य, उसके 17 SDG एडवोकेट हैं, उसमें से एक मैं रहा हूँ कई साल। अभी भी उसका एमिरेट कुछ कहते हैं वो हूँ मैं, तो कई कमेटियों में, वहाँ भी मैं कहता हूँ यार दुनिया में अगर एक चीज़ सीखनी है हमें तो साथ चलना सीखो। जो कि वेद के ऋषि ने कहा संगच्छध्वम, लेट अस मार्च टुगेदर, लेट अस वॉक टुगेदर, नो वन इज लेफ्ट आउट, नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, कोई बिछुड़ ना जाए, पिछड़ ना जाए। तो ये हमारे 1000 साल पहले सिखाया, हजारों साल पहले सिखाया। संवदध्वम, हम बोलें, साथ मिलके बोल सकें, ऐसा वातावरण बनाओ कि बोलने में किसी को हिचक ना हो, बोलने में किसी को डर ना हो, बोलने में किसी को हिंसा ना फैले, ऐसा हम बोलें आपस में मिलके, ऐसा समाज का निर्माण करें। और सबसे बड़ी बात कही कि हम मिलजुल कर ऐसे ज्ञान का निर्माण करें, संजाना नाम उपासते, मिलकर ज्ञान का निर्माण करें। वो ज्ञान, वो नॉलेज ऑफ ऑल, नॉलेज फॉर ऑल, नॉलेज बाय ऑल, ज्ञान का, नॉलेज का लोकतंत्रीकरण करें, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज। तो वो पढ़ाई हमें सिखाना चाहिए। अब वो पढ़ाई हमें ऐसा नहीं सिखा रही। तो अब हमारे सामने कई चुनौतियां, एक पढ़ाई की चुनौती है तो ये चुनौती है, अब दवाई की चुनौतियां हैं तो अव्वल तो दवाई मिल नहीं रही, पहले तो पढ़ाई मिल रही है तो उसमें ये गड़बड़, दवाई मिल नहीं रही, दवाइयों में दूसरी गड़बड़ है, क्योंकि वो दवाइयाँ इस तरह की हैं जिसमें किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, वो डॉक्टरों को खरीद रहा है, बुद्धू बना रहा है, हम भागे जा रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी वही दवाइयाँ हम खा रहे हैं। हर चीज़ में ये स्थिति है। तो सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य वो इस तरह का हो जिसमें सबकी भलाई हो सके, किसी के फ़ायदे के लिए दूसरे की पढ़ाई ना हो, किसी के फ़ायदे के लिए दूसरे की दवाई ना हो, अपने फ़ायदे के लिए। और सुरक्षा के नाम पर इतनी सुरक्षा एजेंसियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी
इतने धर्मगुरु हैं, इतने हमारे यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर हैं, लेकिन इसके बावजूद और इतनी राम कथाएं, ये कथाएं, अजान और ये मास, संडे मास सब चल रहा है, लेकिन उन्हीं घरों में हमारी बेटियों 5 साल, 4 साल, 2 साल की बेटी और बेटे के साथ कोई बलात्कार हो रहा है, जो मैंने कहा 1 घंटे में 5 के साथ हो रहा है सरकारी आंकड़े से। तो ये सब बुराइयां हमारे सामने हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि इन चुनौतियों का समाधान, अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उस रिश्ते में होगा, वो रिश्ता, वो कनेक्शन करुणा का कनेक्शन हो, जब हम पड़ोसी के दुख दर्द को या किसी और की परेशानी को अपनी परेशानी समझें, तभी हो पाएगा। नहीं तो हम कानून बनाते रहेंगे। दुनिया इतनी अमीर कभी नहीं थी कार्तिक जी जितनी आज है। दुनिया के पास इतने संसाधन, इतनी जानकारी, नॉलेज, सूचनाएं, कानून, संविधान कभी नहीं थे जितने अब हैं। दुनिया के पास इतना डेटा कभी नहीं था जो अब है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। तो मैं एक 50 साल बाद की सोच रहा हूँ, आपके यहाँ बैठ के बता रहा हूँ। 50 साल में हमें भले ही लग जाएं 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, लेकिन हम समस्या के मूल में समाधान ढूंढने की कोशिश करें और समाधानों की संस्कृति पैदा करें। राइट। अब देखिए कि ये एआई का अब जमाना आ गया, हर कोई भाग रहा है एआई के पीछे। हमारे यहाँ भी वो लड़के लड़कियां जो काम करते हैं, वो चैट जीपीटी, फलाना जीपीटी जी, वो दर से किया 1 मिनट में। अब मैं तो सोच के लिख भी नहीं सकता, उससे बढ़िया वो लिख के ले आते हैं। कैसे लिख के लाए? चैट जीपीटी से आके, अच्छा लगता है। लेकिन मैं अब कहता हूँ कि ये, इसमें बहुत फ़ायदे हैं एआई के। बड़ा फ़ायदा ये है कि मेडिकल प्रोफेशन में, रिसर्च में इसका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन नुकसान इसका कई गुना ज़्यादा है। नुकसान इससे इसलिए ज़्यादा है, पहला कारण कि दुनिया में इससे पहले कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं बनाई गई, नहीं बनी, जिस टेक्नोलॉजी में इतनी क्षमता हो कि वो अपने अंदर से अपने बच्चे पैदा कर दे। अपनी टेक्नोलॉजी। अब ये एआई के अंदर से उसके एल्गोरिदम, नए एल्गोरिदम बना देते हैं, नए चैट बॉक्सेस बना देते हैं, तो अब नई बोट बना देते हैं, चैट बोट। वो परमाणु बम भी नहीं कर सकता। परमाणु बम का कंट्रोल आपके हाथ में है, क्योंकि परमाणु बम में क्षमता नहीं कि वो खुद चल जाए या अपने अंदर एक और परमाणु बम पैदा कर दे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो काम कर रही है ऑलरेडी, वो आपके हाथ में नहीं है। उसने अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और वो झूठ बोलना सीख गई है। ऐसे मामले आ गए हैं जहां वो बैंक के मामले में फोर्जरी कर दी उन्होंने, करके देखा उन्होंने एक्सपेरिमेंट, तो पता लगा कि वो बैंक के जो कोड नंबर्स हैं और कोडिंग्स हैं वो कॉपी कर लेगी और आदमी बन के उसको चुरा लेगी चीज़ को। तो ऐसी घटनाएं आने लगी सामने। तो ये तो बिल्कुल शिशु अवस्था में है वो। और सबसे बड़ी बात है कि जो बातचीत हम करते हैं आपस में भी, और हम सबके पास टेलीफोन है, कोई पता नहीं है कि वो सारी की सारी चीज़ें एआई ले रही हो। उसका बिग डाटा कलेक्शन हो रहा है और डाटा कलेक्शन होके वो जा रहा है एआई के पास। एआई उसको एनालिसिस कर रही है, एनालिसिस करने की उसमें क्षमता है। तो एआई के जो एल्गोरिदम बनते हैं खुद अपने आप, वो एल्गोरिदम उन सूचनाओं के, उस डेटा के आधार पर हैं जो डेटा हमारी बातचीत में, हमारे सोशल मीडिया में निकल के सामने आते हैं। तो बहुत बड़ा खतरा है इससे, क्योंकि अब तो ये कई जगह पे ये निकला कि एआई से पूछा गया कि इस जॉब के लिए महिलाएं बेटर हैं कि पुरुष हैं, तो उन्होंने कह दिया कि महिलाएं इस जॉब के काबिल नहीं हैं, क्योंकि महिलाओं के विरोध में इतनी सारी बातें कही गई हैं, उनमें क्षमता नहीं है, फलाना नहीं है, ये पड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, मीडिया पे। तो वो एआई ने जवाब दे दिया उसका। तो डिस्क्रिमिनेशन फैलाएगी ये चीज़, बहुत नुकसान करेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से श्रोताओं से भी अपील करता हूँ कि एआई के मुकाबले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए, उसकी अच्छाई को बढ़ाने के लिए कंपैशनेट इंटेलिजेंस को बढ़ावा दो। क्या बात है, कंपैशनेट इंटेलिजेंस। वहां पर इंटेलिजेंस उस चीज से हो कि आप एक दूसरे की भलाई, एक दूसरे की समस्याओं का समाधान चाहते हो। सबके अंदर जो आत्मा है उसमें परमात्मा को देखना शुरू करें। और आज हमने कैलाश सत्यार्थी साहब के साथ, जो हमारे देश के गौरव हैं, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित हैं, उनके साथ में सीआई पर चर्चा की है, कंपैशनेट इंटेलिजेंस पर चर्चा की। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आएगी। और एक बार फिर से आपको दिया सलाई के लिए, जो आपकी आत्मकथा है, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद कार्तिक जी। थैंक यू सो मच सर।